नमस्कार। आपका अखबार के संत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल के चुनाव का नतीजा आप ये मत समझिए कि उसका असर सिर्फ पश्चिम बंगाल तक रहेगा। उसका असर बहुत दूरगामी होगा। 2014 में नरेंद्र मोदी अमित शाह ने जो सिलसिला शुरू किया था भारतीय राजनीति में परिवर्तन का, परिवर्तन से मतलब केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, सरकार बनाना नहीं है, सामाजिक ढांचे में और राजनीति करने के तरीके में परिवर्तन, राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने का, अपनी पार्टी का सामाजिक आधार और भौगोलिक विस्तार करने का वो सिलसिला जारी है। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद उसका असर पूरे देश की राजनीति पर बहुत बड़े पैमाने पर पड़ने वाला है। एक बात पश्चिम बंगाल से मतलब लगातार पुष्ट हो रही, लेकिन पश्चिम बंगाल और असम ने एक बार फिर ये साबित किया, मुस्लिम वोट का जो वीटो था उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख़त्म कर दिया कि सत्ता में आने के लिए मुस्लिम वोट की ज़रूरत है। और पश्चिम बंगाल और असम की बात इसलिए कर रहा हूँ कि असम में लगभग 40% मुसलमान हैं और बीजेपी का स्ट्राइक रेट आपको मालूम है 80%। मतलब जितनी सीटें लड़ी उसमें से 80% जीत गई। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में 27 से 30% मुस्लिम वोट है और लगातार चुनाव के दौरान और उससे पहले भी 15 साल से, उससे पहले से, खासतौर से पिछले 5 साल से जब से बीजेपी वहाँ नंबर 2 बनी है, ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि 30% मुसलमान हैं, कहाँ से बीजेपी जीत जाएगी, कहाँ से सीट मिलेगी। जो सीटें वो 2021 में जीती थी वो भी रिटेन करना मुश्किल है। 293 में से 207 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। 293 सीटों का चुनाव हुआ, 1 सीट का चुनाव होना बाकी है और ये बीजेपी की ऐतिहासिक जीत है। बात सीटों की संख्या की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी की पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनने जा रही इस दृष्टि से भी नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी अपने कोर इश्यू हिंदुत्व के मुद्दे पर अडिग रही इसलिए कह रहा हूँ। जय श्री राम का नारा लगाने से पीछे नहीं हटी। आज नतीजा ये है कि 4 मई से पश्चिम बंगाल में जो नारा सबसे ज़्यादा लग रहा है वो जय श्री राम का है और इस परिवर्तन की वाहक बनी है महिला मतदाता। आप पश्चिम बंगाल में जो जश्न का माहौल है, आपको याद नहीं होगा कि पिछले 25, 30, 40, 50 साल में कभी होली के त्यौहार के अवसर पर भी आपने पश्चिम बंगाल में इस तरह का वातावरण देखा हो। पश्चिम बंगाल में 4 मई को होली आ गई। होली अगले साल मार्च में आने वाली है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 4 मई को ही आ गई। बल्कि आप कहें तो जो है इस साल कह सकते हैं 2 बार होली हो गई। एक मार्च में हुई थी, अब 4 मई को पश्चिम बंगाल में दूसरी होली खेली गई और इस होली में जो लोग शामिल हुए इसको खेलने में, उनके दिल से बड़ा बोझ हटा, उनके मन से डर हटा। इसलिए ये जो आवाज़ें, ये जो नारे सुनाई दे रहे हैं, ये ग्लास सीलिंग के टूटने का नारा है। ये पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के मौन की चीख है। कहते हैं खामोशी कभी कभी बहुत ज़्यादा शोर मचाती है। 15 साल से, बल्कि कहें 50 साल से पश्चिम बंगाल में हिंदू चुप था, खामोश था। पहली बार उसने तय किया 2026 में कि अब बहुत हो गया, अब चुप नहीं रहना है, अब निकलकर इसका जवाब देना है। तो जनतंत्र में जवाब देने का तरीका क्या है? वोट। सबसे बड़ा अधिकार आम आदमी के पास क्या है? वोट का। उसने उसी का इस्तेमाल किया। उससे ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं, बिलबिलाई हुई हैं। वो इस हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनका मामला तो निपट गया। पश्चिम बंगाल का जो फैसला होना था वो जनता ने कर दिया। अब वो कुछ भी करती रहे, किसी भी तरह का नाटक करती रहे, वो नाटक करने के लिए ही उनकी राजनीति जानी जाती है, तो वो नाटक उनका भी जारी रहेगा। लेकिन जनादेश जो आ गया है उसको अब कोई बदल नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल से बाहर क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल के बाहर जो 2027 फरवरी मार्च में चुनाव होने वाले हैं, सबसे बड़ा राज्य है देश का उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा असर वहाँ पड़ने वाला है।
क्यों पड़ने वाला है? वहाँ की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसका कोर वोट है यादव और मुसलमान। तो यादव तो उसमें से नहीं टूटने वाला है, लेकिन मुसलमान अगर साथ रहेगा तो यादव में भी कुछ टूट हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। 2014 से जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें थोड़ा सा ब्रेक 2024 में लगा था, लेकिन पश्चिम बंगाल और असम ने बताया कि नहीं, वो सिलसिला थोड़ी देर के लिए थम जरूर गया था लेकिन रुका नहीं है, अब बहुत तेज गति से चल रहा है। हिंदू राजनीतिक हिंदू के रूप में सोचने लगा है कि अगर मुसलमान राजनीतिक मुसलमान के रूप में सोचता है तो हिंदू क्यों नहीं सोच सकता, और जनतंत्र में इसकी कोई मनाही नहीं है। तो सबसे बड़ा खतरा आने वाले समय में किसी राज्य में है, उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी को। और समाजवादी पार्टी के लिए खतरा एक तरफ से नहीं है। 5 में से 4 चुनाव जो अखिलेश यादव ने जब से कमान संभाली है पार्टी की, 5 में से 4 चुनाव हार चुके हैं मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के बावजूद। सिर्फ 2024 में उनको सफलता मिली। उसके बहुत से कारण हैं, क्यों बीजेपी को सीटें कम मिली, उनको ज़्यादा मिली, उसकी बात हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, वो बात अब पीछे चली गई। 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में प्रचंड जीत मिली, उसको बिहार में जीत मिली, उसको हरियाणा में जीत मिली, उसको दिल्ली में जीत मिली, और अब असम और पश्चिम बंगाल। ये जीत कोई छोटी मोटी नहीं है। असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं, 102 सीटें भाजपा और उसके साथियों को मिली हैं, और पश्चिम बंगाल का मैंने बताया कि 293 में से 207 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। ये सिर्फ और सिर्फ संभव हुआ है हिंदू वोटों के साथ आने के कारण। हिंदू राजनीतिक रूप से सोचने लगा है, ये इसका प्रमाण है। तो क्या यादव मतदाता अपने को हिंदू नहीं मानता? ये कौन कह सकता है? अखिलेश यादव को ये गलतफहमी हो सकती है कि यादव अपने को मुसलमान की तरह समझता है, लेकिन मेरा मानना है कि यादव समाज ऐसा है जो हिंदू धर्म के, हिंदू रीति रिवाजों के सबसे करीब है। सबसे सात्विक लोग आपको इसी समाज में मिलेंगे। धर्म से जुड़े हुए सबसे ज़्यादा लोग इसी समाज में मिलेंगे। और अखिलेश यादव जितना मुस्लिम परस्त होते जा रहे हैं और जितना हिंदू धर्म से दूर होते जा रहे हैं, वो दरअसल समझ नहीं रहे हैं कि वो अपने सबसे कोर वोट यादव समाज को अपने से दूर कर रहे हैं। ये कल नहीं होने वाला है, ये 2027 में भी नहीं होने वाला है, लेकिन होगा ज़रूर अगर इसी रास्ते पर अखिलेश यादव चलते रहे तो उनके लिए राजनीतिक भविष्य उनका अंधकारमय दिखाई दे रहा है। अगर मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन उनका बना रहता है 2027 में, तो भी 2022 में उनकी सीटें बढ़ गई थीं। वो उनकी सीटें बढ़ने के 3 कारण थे। एक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी उनके साथ थे, सहयोगी थे उनके। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर उनके सहयोगी थे, साथ थे उनके। और तीसरा कारण था भारतीय जनता पार्टी में टिकटों का गलत बंटवारा। और भाजपा में चौथी बात भी थी, भाजपा में अंदरूनी खटपट की का परसेप्शन। इन 4 कारणों ने अखिलेश यादव की पार्टी या उनके गठबंधन की सीटें बढ़ा दी। अब वो जो गठबंधन 2022 में था अखिलेश यादव के साथ, वो टूट चुका है। दोनों प्रमुख घटक दल उनके, जयंत चौधरी का राष्ट्रीय लोक दल और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा, दोनों इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ। और इससे भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक आधार जो है और बड़ा हुआ है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है, वो मुसलमानों में ये संदेश चला गया है कि जितना भाजपा का विरोध करोगे उसके 2 नतीजे होंगे। एक, भाजपा को जीतने से रोक नहीं पाओगे। दूसरा, तुम्हारा विधानसभा में, लोकसभा में प्रतिनिधित्व घट जाएगा।
तो आप लगातार अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं को देखिए, केरल को छोड़ दीजिए और लोकसभा को देखिए, मुस्लिम प्रतिनिधित्व तो लगातार घट रहा है। जैसे जैसे मुस्लिम समाज की और उसके नेताओं की और उसके वोट पर निर्भर रहने वाले नेताओं और पार्टियों की ये रणनीति बनी है कि किसी भी हालत में बीजेपी को हराना है, उसकी प्रतिक्रिया हो रही है हिंदू समाज में कि बीजेपी को हारने नहीं देना है। इसलिए पश्चिम बंगाल का चुनाव अखिलेश यादव के लिए उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा खतरा बनकर उनके सामने खड़ा है। और उस जिसको कहते हैं, कहावत है, कोढ़ में खाज, कोढ़ का कुष्ठ रोग हो जाए किसी को और उसमें खुजली हो जाए, वो है कांग्रेस पार्टी उनके साथ। अखिलेश यादव ने 4 मई को, जब 5 मई को देखा होगा कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का नतीजा आया और कुछ ही घंटे में कांग्रेस पार्टी पलट गई। 22 साल से डीएमके और कांग्रेस का अलायंस है। कुछ घंटे लगे कांग्रेस पार्टी को डीएमके को छोड़ने में। तो अखिलेश यादव के साथ तो अभी मामला नया नया है। ये दोनों की राजनीतिक दौलत तो अभी नई नई है। तो कांग्रेस पार्टी अगर ताकतवर हुई, छोटी सी भी, उस तमिलनाडु विधानसभा 234 सीटों की विधानसभा है, उसमें कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। लेकिन चूंकि हंग असेंबली आई है, इसलिए एक एक सीट का महत्व बढ़ गया है। टीवी के जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई है उसको बहुमत नहीं मिला है, तो इसलिए और महत्व बढ़ गया है। राहुल गांधी ने तुरंत पलटी मारी और टीवी के साथ चले गए। ख्याल भी नहीं किया कि डीएमके ने क्या क्या नहीं किया है। एमके स्टालिन पहले राजनेता थे विपक्षी दलों में जिन्होंने ये घोषणा की सार्वजनिक रूप से, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे विपक्ष के। उन एमके स्टालिन को धोखा देने में राहुल गांधी को कोई संकोच नहीं हुआ। तो फिर अखिलेश यादव क्या चीज़ है? अखिलेश यादव को तो वैसे भी कुछ नहीं समझते। कमलनाथ का वो डायलॉग याद कीजिए, ये अखिलेश वखिलेश क्या होता है। बोला भले ही कमलनाथ ने हो, लेकिन ये विचार राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी का है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उनके लिए इस्तेमाल की चीज़ है। अगर उनका इस्तेमाल करने से कांग्रेस को फ़ायदा होता है तो इस्तेमाल करेंगे। जिस दिन फ़ायदा दिखना बंद हो जाएगा या जिस दिन फ़ायदा हो जाएगा और लगेगा कि अब दूसरी जगह जाने पर फ़ायदा है, उस दिन सपा को और अखिलेश यादव को छोड़ने में उनको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो अखिलेश यादव चौतरफा घिरे हुए हैं। 2022 के उनके जो सहयोगी थे, साथी थे, वो छोड़कर जा चुके हैं। नए साथी के रूप में कांग्रेस पार्टी आई है जो पैरासाइट है। जिस पार्टी के साथ जाती है उसका बंटाधार करती है, जिस पार्टी के साथ जाती है उसको डुबोती है और पैरासाइट की तरह है। उस पार्टी से ताकत लेकर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करती है। कभी सफल हो जाती है, कभी नहीं होती है। सफल हो जाती है तो जिस पार्टी से उसको ताकत मिली है, पहला हमला उसी पर करती है। तो अखिलेश यादव के सामने समस्या है कि जाएं तो जाएं कहाँ। बहुजन समाज पार्टी के साथ संबंध इतने बिगाड़ चुके हैं और मायावती लगातार पिछले 1 साल से बोल रही हैं कि वो किसी भी पार्टी से चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं करेंगी। अब कांग्रेस का साथ देकर उन्होंने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक जो था उसके खिलाफ वोट दिया और उसे गिरा दिया। और अखिलेश यादव को दिख रहा होगा कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं किस तरह से सड़क पर निकलकर नाच गा रही हैं, किस तरह से होली मना रही हैं। तो ये हिंदू शक्ति का जागरण नहीं है, साथ साथ महिला शक्ति का भी जागरण है। जिस महिला शक्ति को आगे बढ़ने से रोकने का काम विपक्षी दलों ने किया लोकसभा में उस संविधान संशोधन विधेयक को गिराकर। तो अखिलेश यादव को उसका जवाब देना पड़ेगा 2027 में। महिलाएं पूछेंगी कि हमारे अधिकार से हमको वंचित क्यों किया। अखिलेश यादव के पास कोई जवाब नहीं होगा। और मुसलमानों को यह समझ में आ गया है कि एकमुश्त वोट देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है।
तो क्या एक मुश्त वोट नहीं देने से फ़ायदा होगा? उनको ये फ़ायदा तो नहीं होने वाला कि सत्ता में आ जाएंगे। एक मुश्त वोट देकर किसी को जिताकर सत्ता में ला सकते हैं, ये भ्रम उनका दूर हो चुका है। लेकिन एक मुश्त वोट न देकर उनका इतना फ़ायदा हो सकता है कि अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मुस्लिम वोट सपा के साथ साथ बसपा के साथ भी जाए, खासतौर से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो वहां मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है, उनके विधायक बढ़ सकते हैं। लेकिन सपा के साथ केवल रहे तो वो घटना तय है। तो अखिलेश यादव को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा तो हो रहा है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ पिछले 12 साल में कम से कम, या जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से लेकर आज तक, कि हनुमान चालीसा का उद्धरण दे रहे हैं अखिलेश यादव। हनुमान जी याद आने लगे उनको। आज तक अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने नहीं गए। अयोध्या जाएं कैसे? उनकी पार्टी की सरकार, उनके पिता की सरकार ने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई थी, और उसके लिए आज तक समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने माफ़ी नहीं मांगी है। तो निहत्थे हिंदुओं पर गोली चलाने वाली पार्टी और उसकी सरकार हिंदुओं के वोट की अपेक्षा कैसे कर सकती है? अगर मुस्लिम आतंकवादी हो तो भी उसको बचाना है, मुस्लिम माफिया है तब तो उसको सर माथे पर बिठाना है। जिस पार्टी की ये नीति हो, जिस पार्टी की ये सोच हो, उसके साथ हिंदू कैसे जुड़ेगा? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जब जब सबसे बुरे हाल में पहुंची है, उसी समय जब समाजवादी पार्टी का राज रहा है, उसकी सरकार रही है, और लोग भूले नहीं हैं। क्यों समाजवादी पार्टी को वापस लाना चाहेंगे? उस दौर की वापसी के लिए जब लड़कियों का, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो, पुरुषों का घर से निकलना मुश्किल हो, किसी को भरोसा नहीं हो कि उसके पास अगर छोटा सा या बड़ा सा घर है तो उसका कल सुबह तक रहेगा कि नहीं, ये डर उसके मन में हमेशा सताता रहे। तो समाजवादी पार्टी का राज जिसने देखा है, वो समाजवादी पार्टी को फिर से सत्ता में तो कभी नहीं लाना चाहेगा। और अब देश की हवा जो बदली है, पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव का नतीजा बता रहा है कि भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और उस परिवर्तन की आंधी ऐसी है जिसमें बहुत सारे दल उड़ जाएंगे, और अगला नंबर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का आने वाला है। बस आप चुनाव की घोषणा, चुनाव और नतीजे का इंतज़ार कीजिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।